नमस्कार। मैं विक्रांत राजलीवाल, ऑथर, एक अपनी अति संवेदनशील काव्य नज़म की पुस्तक एहसास का और ब्लॉगर, आपका मित्र, जो बीते 5 सालों से इंटरनेट के माध्यम द्वारा साहित्य सेवा कर रहा है। अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति, बाल विकास, बाल सुधार, नशा मुक्ति, बाल विकास, बाल सुधार का प्रचार प्रसार कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेहत की जो महिमा का हमें महत्व ज्ञात हुआ है, इस हेतु एक फिटनेस चैनल भी बनाया है, आयरन विक्रांत राजलीवाल। इस पे अभी कुछ नवीनतम वीडियो अपलोड करी है, आप अपडेट्स ले सकते हैं वहाँ से। आज आया हूँ मैं लाइव। एक नई नज़म लिखी थी कुछ महीने पहले, जो ईमेल में सेव थी। उसको कुछ समय पूर्व, कुछ दिवस पूर्व रिकॉर्ड कर अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर अपलोड किया है। तो आज सोचा कि चलो लाइव आया जाए और लाइव काव्य पाठ किया जाए, जिससे जो भी साहित्य प्रेमी अभी इस नज़म को नहीं सुन पाए हैं, वह इस पेज के माध्यम, फेसबुक पेज के माध्यम द्वारा, वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल के द्वारा उसको सुन पाए। क्योंकि इस पेज पर ही अधिकतर जो साहित्य प्रेमी है वह मेरे साथ, मेरी रचनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो सुनिएगा अधूरा एहसास। वैसे एक नज़म का नाम देना उचित नहीं होता, परंतु जिस एहसास से प्रेरित होकर, दर्द से प्रेरित होकर वो नज़म लिखता हूँ, वह एहसास कहीं ना कहीं छोड़ता है और मैं नाम भी तुरंत ही उस वक्त नाम लिख देता हूँ। कुछ बात है उनकी बात में, सुनिएगा। नई नज़म है। कुछ बात है उनकी बात में, वो लहजा बतलाता है कि यह राह जो हमें अनजानी सी दिख रही है, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे हैं, राह जो अनजानी सी हमें जो दिख रही है। कुछ बात है उनकी बात में, वो लहजा बतलाता है कि यह राह जो हमें अनजानी सी दिख रही है, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे हैं, राह जो अनजानी सी हमें जो दिख रही है। कुछ बात है उनकी बात में, वो लहजा बतलाता है कि यह राह, ये राह जो हमें अनजानी सी दिख रही है, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे हैं, राह जो अनजानी सी हमें जो दिख रही है। कोई चाल, कोई घात, बैठी है खुद को छुपाए हमसे कहीं। कोई चाल, कोई घात, बैठी है खुद को छुपाए हमसे कहीं। देख रहे हैं जो महकते देख रहे हैं जो महकते गुलिस्ता, महकती कोई सुगंध। देख रहे हैं जो महकते गुलिस्ता, महकती कोई सुगंध, जिनमें बहार की हमें दिखाई देती है। असल में है बहुत से जहरीले जनावर, घात में हमारी वहां, डसने को हमें वहां। नकाब, चेहरे पर दिल में कोई फरेब, जुबान है मिस्री सी जिनकी, रगों में नफरतों के दहकते शोले। नकाब, चेहरे पर दिल में कोई फरेब, जुबान है मिस्री सी जिनकी, रगों में नफरतों के दहकते शोले। कत्ल, इंसानियत का कर जख्मी, दिल पर हमारे दिया है जिन्होंने। कत्ल, इंसानियत का कर जख्मी, कत्ल इंसानियत का कर जख्मी, दिल पर हमें। कत्ल इंसानियत का कर जख्मी, दिल पर हमारे दिया है जिन्होंने। दोबारा सुनिएगा।
कत्ल बहुत संवेदनशील इसमें एक एहसास है कि कत्ल इंसानियत का कर जख्मी दिल पर हमारे दिया है जिन्होंने, देखो वह आज भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, देखो ना वो आज भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, देखो ना। कुछ बात है उनकी बात में, वो लहजा बतलाता है कि यह राह जो हमें अनजानी सी दिख रही है, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे हैं, राह जो अनजानी सी हमें जो दिख रही है। अश्क आंखों में है उनके जो हमारे, अश्क आंखों में है उनके जो हमारे, उनके हर अशक पर बहाती है अशक ये आंखें हमारी। अशक आंखों में है उनके जो हमारे, उनके हर अशक पर बहाती है अशक ये आंखें हमारी। दर्द जिंदगी के देखकर उनके तड़प जाते हैं जख्म, दर्द जिंदगी के देखकर उनके तड़प जाते हैं जख्म, जिंदगी के जो हमारे। अशक आंखों में है उनके जो हमारे, उनके हर अशक पर बहाती है अशक ये आंखें हमारी। दर्द जिंदगी के देखकर उनके तड़प जाते हैं जख्म, जिंदगी के जो हमारे, जख्म जिंदगी के जो हमारे। एक बोल सकूं जिंदगी का जिंदगी में जो हम कभी पा न सके, एक बोल सकूं जिंदगी का जिंदगी में जो हम कभी पा न सके। हर बोल जहर जिंदगी में हमारे जो घोलते रहे, हर बोल जहर जिंदगी में हमारे जो घोलते रहे। मुसाफिर की तरह हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, साथ अपनों में हम साथ अपनों का अभी ढूंढे जा रहे हैं। मुसाफिर की तरह हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, साथ अपनों में हम साथ अपनों का भी ढूंढे जा रहे हैं। पंछी है मोहब्बत का जो वो कब का उड़ गया, साथ अपने मोहब्बत के कई तराने लिए। इंतजार अब भी है उसका हमें, जो पंछी कभी लौट कर आसमां से वापस से यहाँ पास में हमारे आ न सके। दोबारा से सुनिएगा, पुनः पाठ करता हूं। पंछी है मोहब्बत का, पंछी है मोहब्बत का जो वो कब का उड़ गया, साथ अपने मोहब्बत के कई तराने लिए। इंतजार अब भी है उसका हमें, जो पंछी कभी लौट कर आसमां से वापस से यहाँ पास में हमारे आ न सके। कुछ बात है उनकी बात में, वो लहजा बतलाता है कि ये राह जो हमें अनजानी सी दिख रही है, हमसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे हैं, राह जो अनजानी सी हमें जो दिख रही है। कोई हादसा किसी के साथ हो न जाए, यही सोचकर मेरा दिल डरा हुआ है। कोई हादसा किसी के साथ हो न जाए, यही सोचकर मेरा दिल डरा हुआ है। हर मुसाफिर हमसे जो दूर जा रहा है, उसके लिए हम हर लम्हा ही दुआ दिल से पढ़े जा रहे हैं। कोई हादसा किसी के साथ हो न जाए, यही सोचकर मेरा दिल डरा हुआ है। हर मुसाफिर हमसे जो दूर जा रहा है, उसके लिए हम हर लम्हा ही दुआ दिल से पढ़े जा रहे हैं। हम उसके लिए हर लम्हा ही दुआ दिल से पढ़े जा रहे हैं। कोई मुकाम जिंदगी का इतना बड़ा नहीं कि हम तुम्हें भूल जाएं। कोई मुकाम जिंदगी का इतना बड़ा नहीं कि हम तुम्हें भूल जाएं। हर मुकाम जिंदगी में है तुमसे हमारा। तुमसे छूटकर दूसरा अब कोई मुकाम जिंदगी में नहीं। तुमसे छूटकर दूसरा अब कोई मुकाम जिंदगी में नहीं। एक सपना देखा था हमने भी कभी,
जो कहीं अधूरा सा रह गया। आज भी सताता है हमें दर्द जुदाई का, जो एक एहसास हम में कहीं अधूरा सा रह गया। जो एक एहसास हम में कहीं अधूरा सा रह गया। मेरे हर बढ़ते कदम से छल्ली हो जाता है खुद मेरा ही कोई एक एहसास। मेरे हर बढ़ते कदम से छल्ली हो जाता है खुद मेरा ही कोई एक एहसास। समझता है मुझे कोई दुश्मन जब दोस्त अपना, समझता है मुझे कोई दुश्मन जब दोस्त अपना। हमने गाए हैं तराने मोहब्बत के हर जगह, कोई दोस्त कोई दुश्मन अब बाकी न रहा। हमने गाए हैं तराने मोहब्बत के हर जगह, कोई दोस्त कोई दुश्मन अब बाकी न रहा। बदल गए जो मोहब्बत में हर एहसास, हर दर्द अपना। बदल गए जो मोहब्बत में हर एहसास, हर दर्द अपना। यह थी वह नई नज़म जो अभी कुछ समय पूर्व भी अपलोड करी है आपके अपने साहित्यिक यूट्यूब चैनल पोएट विक्रांत राजलीवाल पर। और ऐसी उम्मीद है कि आपको अवश्य ही इस नज़म कुछ बात है उनकी बात में के एहसास समझ आए होंगे, और उन अनकहे एहसासों को भी आप अवश्य ही सुन और समझ पाए होंगे, जिन्हें मैं चाहकर भी अभी तक बयान न कर सका हूं। पुस्तक एहसास से एक दर्द आप सबके समक्ष। यह पुस्तक एहसास मेरा प्रथम प्रयास है जो 2015 में मैंने प्रारंभ किया था, और जो मेरे बीते वर्ष 2000 से लेकर 2015 तक के जीवन अनुभवों का निचोड़ है। वर्ष 2000 पे मैंने सुधार का मार्ग अपनाया था और अपने पिताजी श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल से अपने एहसासों को साझा किया था, जिसके उपरांत हकीम, तांत्रिक, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशंस की समस्त दर्द प्रक्रिया को झेलते हुए और अपने जीवन संघर्ष के समस्त पहलुओं को निचोड़कर मैंने एक समाज में उचित संदेश देने हेतु 2015 में कुछ नज़म लिखी थी, जिन्हें 16 में जनवरी में संयुक्त प्रकाशन घर शादरा द्वारा प्रकाशित कराया गया है। और उसी दौरान दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में पुस्तक एहसास प्रदर्शित भी करी गई थी। यह पुस्तक एहसास मेरा प्रथम प्रयास है। इस पुस्तक के द्वारा मैंने आज के इस व्यस्त सामाजिक जीवन की उन बुराइयों से एक अनदेखे महीन पर्दे को हटाने की एक कोशिश मात्र की है। कैसे एक गरीब और निर्दोष इंसान कठोर हो चुके सामाजिक जीवन में एक तन्हा और बेबसी भरा जीवन जीने को विवश है। वह किस प्रकार से अपनों और गैरों की बेरुखियों से जूझते हुए बस जिंदगी जिए जा रहा है। प्यारे पाठकों, दोस्तों, मैं कोई शास्त्र का ज्ञाता या प्रख्यात साहित्य विद्वान नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। ऐसा हो सकता है कि विद्वानों और पंडितों को मेरे यह विषय साधारण से प्रतीत हो। इस बात के लिए मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी महापुरुषों से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्यारे पाठकों, मित्रों, शुभचिंतकों, दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि न जाने कहाँ से एक स्वच्छ पवन का झोंका आया, उसने मेरे सोए हुए एहसासों को कुछ यूं सहलाया कि जाग गए वो एहसास जो वर्षों से सोए हुए थे, किसी सही मौके की तलाश में वर्षों से खोए हुए थे।
किसी सही मौके की तलाश में वर्षों से खोए हुए थे। जी हाँ, जब आप सुधार के मार्ग पर चलते हैं तो आपके अपने ही सबसे पहले आपके समक्ष एक रोड़ा, एक बाधा की तरह सामुख आपके आते हैं। तदोपरांत जीवन संघर्ष उत्पन्न होता है। मानसिक रूप से जो वैचारिक मतभेद होते हैं वह सामने आते हैं और कई प्रकार की आप दुख तकलीफों से गुजरते हैं। और तब जो एक चेतना, एक दर्द आपके अंदर जागृत होता है, वही एहसास है। मैंने सिर्फ उन एहसासों को शब्दों में पिरोने और प्रकट करने की एक कोशिश मात्र की है। शायद इस पुस्तक के द्वारा मैं आज के समय में कठोर होते जा रहे सामाजिक ढांचे की कुछ सच्चाइयों पर आप सभी पाठकों का ध्यान केंद्रित कर सकूं। अगर ऐसा अंश मात्र भी सत्य संभव हो पाया तो मुझे यह एहसास हो जाएगा कि मेरा यह प्रयास और मेरा यह साधारण सा जीवन सफल हो गया। जिस समय यह पुस्तक प्रकाशित करवा रहा था उस समय तक मैं 2016 तक स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से दूर था। तो मेरे पब्लिशर श्री आशीष गुप्ता जी, जो आरओ पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, उन्होंने संयुक्त प्रकाशन घर से यह पुस्तक पब्लिश करवाई थी। उन्होंने यही कहा कि आप सोशल मीडिया से जुड़िए और वहाँ पे अपना ज्ञान प्रसार कीजिए। वह एक विख्यात मंच है। पुस्तकों की जो रेंज होती है वो अभी सीमित है, लेकिन सोशल मीडिया है जो उसकी जो रेंज होती है, एक पहुँच होती है, वह सीधा पाठकों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक अपनी एक पकड़, एक पहुँच, एक संदेश को पहुँचाता है। तो उस समय मुझे ज्ञात नहीं था, नहीं तो जितनी इसमें मैंने अति संवेदनशील विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिनको समाज तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मैं समय समय पर पुस्तक एहसास से उन रचनाओं को भी लाइव रिकॉर्ड करके प्रसारित करता रहता हूँ। और तदोपरांत मैंने सैकड़ों काव्य, कविताएं, नज़म, गज़ल लिखी, किस्से, कहानियाँ, वो सब मैंने इंटरनेट पर सीधे अपनी ब्लॉग वेबसाइट जो wordpress.com पर है, विक्रांत राजलीवाल, उस पर पब्लिश्ड करी। यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड कर अपलोड करी, फेसबुक पर अपलोड करी, लाइव सुनाई और सोशल मीडिया, इंटरनेट की महिमा को समझा, जाना और इंटरनेट के माध्यम द्वारा प्रचार प्रसार में पिछले 6 वर्षों से कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पाठकों को मेरा यह प्रयास जरूर पसंद आएगा। अंत में आप सभी प्यारे पाठकों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुख मिट जाए सब लोगों की यही ख्वाहिश बाकी है, इंसानियत जाग जाए सब लोगों में यही तमन्ना बाकी है। यदि लग भी जाए घाव किसी अपने से फिर भी एक मुस्कुराहट की गुजारिश बाकी है, फिर भी एक मुस्कुराहट की गुजारिश बाकी है। मैं जानता हूँ अधिकांश व्यक्ति समाज में अपनों के हाथों ही अधिकतर आहत होते हैं, परंतु फिर भी एक मुस्कुराहट की गुजारिश बाकी है। धन्यवाद। यह भूमिका थी और इस भूमिका के माध्यम द्वारा मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि इस व्यस्त समाज में जो मनुष्य पीछे रह गए हैं, तन्हा हो गए हैं, एक नज़र उनको भी देख लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए उनके लिए भी। क्या पता कल उनमें से ही कोई लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जी, वाजपेयी जी बन जाए और देश को एक सही दिशा दिखा पाए। कन्या भ्रूण हत्या जो अत्यंत ही संवेदनशील विषय है, जिस दौरान मेरी छोटी बहन सिस्टर नेहा, जो मास्टर शेफ है आज, का जन्म भी नहीं हुआ था, गर्भ में थी, उस दौरान मुझे बताया गया कि मेरा भाई आएगा और एक मन के अंदर एक
वो कहते हैं कि एक भावना है कि हाँ भाई आएगा, भाई आएगा। सब जगह ये एक खुशी की लहर दौड़ रही थी मेरे अंदर। 4 साल का होऊंगा मैं। परंतु जब सिस्टर का जन्म हुआ तो मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे तब भी अच्छा लगा। परंतु मैंने सोचा कि क्या भ्रांति है सब जगह कि शिशु का जन्म होने से पहले ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई आएगा। एक कन्या का महत्व भी होता है और बहुत से लोग इसी भ्रम में कन्या भ्रूण हत्या तक कर देते हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में तो यह भावना अत्यंत प्रचंड रूप से सामने आई है। तो इन्हीं भावनाओं से आहत होकर मैंने यह रचना अजन्मा भ्रूण को रचा, लिखा और पुस्तक एहसास में विषय सूची में प्रथम स्थान मैंने कन्या भ्रूण हत्या को प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि यह अत्यंत संवेदनशील विषय है मेरे लिए। मेरे जीवन का पहला दर्द, पहला सत्य है। तो सुनिएगा, समझिएगा। क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी एक अभिशाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है, एक लड़की को माँ की कोख में ही दफनाना चाहता है? जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक न मिल पाया, जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया। यह वह जन्मा भ्रूण आपसे सवाल पूछ रहा है अपने सभ्य समाज से, जिनको माँ की कोख में ही केवल एक लिंग, लड़की का लिंग, स्त्रीलिंग होने पर दफना दिया गया। और यदि आपके पास इन सवालों का जवाब है तो कमेंट में अवश्य अपने जवाबों को दर्ज करिएगा। और यदि आप जमीनी स्तर पे आगे बढ़कर कुछ कर पाएँ इस विषय में, तो यह अति ही पुण्य का काम है मेरी नज़रों में। तो वह जन्मा भ्रूण आपसे सवाल कर रहा है, यदि आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी एक अभिशाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है, एक लड़की को माँ की कोख में ही दफनाना चाहता है? जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक न मिल पाया, जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया। यह जन्मा भ्रूण आपसे पूछ रहा है, उसके स्त्रीलिंग होने के नाते माँ की कोख में ही दफना दिया गया है। कौन हूं मैं? क्या यह जानते हैं आप मैं एक अजन्मा भ्रूण हूं? क्या मुझे पहचानते हैं आप? मौत से पहले कुछ आवाजें सुनाई देती थी, मौत से पहले कुछ आवाजें सुनाई देती थी। सब कहते थे नहीं हो सकती इस कोख में कोई बेटी। ये बात साइंस ने भी प्रूफ कर दी है कि जो शिशु माँ के गर्भ में होते हैं, ये बाहरी वातावरण की आवाज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एहसासों को जान पाते हैं। तो वह बार बार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी एक अभिशाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है, एक लड़की को माँ की कोख में ही दफनाना चाहता है? जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक न मिल पाया, जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया। कौन हूँ मैं? क्या यह जानते हैं आप मैं एक अजन्मा भ्रूण हूँ? क्या मुझे पहचानते हैं आप? जी हाँ, जीव चाहे जन्मा भ्रूण ही क्यों ना हो, उसमें भी एहसास होते हैं। वह सुन सकता है, सब आवाज़ों को सुन सकता है, सब एहसासों को समझ सकता है। मौत से पहले कुछ आवाजें सुनाई देती थी, सब कहते थे नहीं हो सकती इस कोख में कोई बेटी। पर कुछ अपनों को मुझ पर शक होता था, वो समझते थे कि मैं हूं एक बेटी। यह उस दौर की बात है जब साइंस टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन उस समय भी शक में पंडित तांत्रिक को के
पोथी पत्रा से अगर कोई कह दे कि आपकी कोख में बेटी है तो उसकी हत्या कर दी जाती थी कोख में ही। परंतु आज साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में मशीनों के द्वारा यह घिनौना कुकर्म अत्यंत ही चरम सीमा पर है, जबकि कानून इसके खिलाफ है। परंतु फिर भी आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं कि फलाने हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम में भ्रूण जांच करते हुए डॉक्टर पकड़े गए हैं। उनको पर कुछ अपनों को मुझ पर शक होता था। वो समझते थे कि मैं हूँ एक बेटी। उनको अनजाना डर सताया जाता, न जाने क्यों उन्हें खून के घूंट पिलाया जाता। पर मेरी समझ में यह नहीं आ पाया कि क्या है बेटा और क्या है बेटी। इतना संवेदनशील विषय है कि अधिकांश व्यक्ति अपने मौत के डर से इस विषय को उठाने से डरते हैं। परंतु एक भारतीय होने के नाते और एक मनुष्य होने के नाते हमारा एक धर्म है कि इस प्रकार के कुकर्मों को रोका जाए और उसके विरुद्ध एक दृढ़तापूर्वक अपनी आवाज को बुलंद करा जाए। इस बात से मैं अनजान थी, शायद कुछ परेशान थी। हाँ, यह सच है, मैं एक भ्रूण ही थी और मुझ में भी जान थी। शुरू में तो खुशी का संगीत सुनाई देता था। हर कोई खुश है, ऐसा ही एहसास हुआ करता था। अब उस खुशी को जंग में बदलते देखा, अब उस खुशी को शक में बदलते देखा। मैं तो न जान पाई पर सब जानना चाहते थे, मैं तो न समझ पाई पर सब समझना चाहते थे। क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, इस बात का पता लगाना चाहते थे। अक्सर मुझे ख्याल आता था इन सब से जरूर कुछ गहरा नाता था। क्यों वो लोग जानना चाहते हैं मुझे, शायद वो लोग अपनाना चाहते हैं मुझे। यह अजन्मा भ्रूण का एहसास है, एक बालक शिशु जो तब भी यही समझ रहा है कि शायद वह अपनाना चाहते हैं मुझे, इसीलिए जानना चाहते हैं मुझे। क्यों वो लोग जानना चाहते हैं मुझे, शायद वो लोग अपनाना चाहते हैं मुझे। एक दिन अजीब सा एहसास हुआ, यह जानकर मेरा मन कुछ परेशान हुआ। अगर मैं एक बेटी हुई तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं हुआ जो बेटा तो जरूर पालेंगे। यह सुनते ही मैं कांप गई, मौत से पहले ही मैं मौत को भाप गई। उन लोगों ने मेरी माँ को कुछ समझाया, सब ठीक ही है ऐसा उसे बतलाया। मेरा परीक्षण करवाने में हर्ज क्या है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हर्ज क्या है। उन्होंने मेरी माँ को भ्रूण परीक्षण के लिए मना लिया, न जाने क्यों खून का घूंट मुझे पिला दिया। अब हर समय लगता था कि जिंदगी के दिन कम ही है। उन लोगों का शक सही निकला तो मौत का दिन नजदीक ही है। अब उस दिन का इंतजार रहता था जब होने वाला मेरा परीक्षण था। फिर एक दिन एक अनहोनी हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अपना रोब दिखलाया, भ्रूण परीक्षण को एक अपराध बतलाया। फिर मेरे अपनों ने डॉक्टर को पैसा दिखलाया। इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर को मनाया। अब तो डॉक्टर भी था तैयार, उठा लिए थे उसने अपने औजार। उसने किया भ्रूण परीक्षण और अब वह जानता था क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, वह मुझे पहचानता था। उसने बता दिया सबको, इस बात से नहीं वो अनजान था। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मैं हूं एक लड़की, यह जानकर शायद कहीं खो गए। कुछ देर बाद उन लोगों को होश आया। फिर एक बात को उन्होंने उस डॉक्टर को बतलाया। डॉक्टर महोदय बोले,
चिंता करने की कोई बात नहीं, वह मुझे ठिकाने लगा देगा। इस बात से उसे कोई एतराज नहीं, इस बात से उसे कोई एतराज नहीं। अब उसने मेरी माँ को कुछ समझाया और अपने औजारों को कुछ इस तरह से उठाया। मैंने यह बात जान ली, जिंदगी खत्म होने वाली है, यह बात मान ली। मैंने यह बात जान ली, जिंदगी खत्म होने वाली है, यह बात मान ली। उन सब की हरकत से मैं इस कदर डर गई, उन सब के मारने से पहले ही शायद मैं मर गई। हाँ, अभी मैं एक भ्रूण ही थी। हाँ, अभी मैं एक भ्रूण ही थी, या यूं कहें एक लड़की जो भ्रूण थी। पर इतना तो मैं समझ गई थी, होते थे जो खुश मेरे आने पर। उन्होंने मार दिया मुझे लड़की जानने पर। एक सवाल बार बार मेरे मन में आता, जो मुझको हमेशा ही बहुत सताता। लड़की को जीने का हक क्यों नहीं मिल पाया? लड़की को जीने का हक क्यों नहीं मिल पाता? वह कोख में ही क्यों ना हो, पर उसे वहां भी सुकून नहीं मिल पाता, पर उसे वहां भी सुकून नहीं मिल पाता। क्या लड़की होना एक श्राप है? क्या लड़की होना एक पाप है? लगता तो यही है मुझे, पर किसने समझाया ये मुझे? वह सब तो मेरे अपने थे, फिर क्यों मार डाला मुझे? फिर क्यों मार डाला मुझे? इस बात को अब कभी मैं न जान पाऊंगी। हाँ, मैं एक भ्रूण ही हूं और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी, और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी, और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी। यह समझ चाहूँगा, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। यह अत्यंत ही संवेदनशील विषय है। जिस दौरान मैं यह रचना लिख रहा था तो यकीन मानिएगा मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, बहता लहू जाम हो गया था, बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और मेरी अंतरात्मा थर थर काँप रही थी। परंतु एक हौसला था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह समाज में एक उचित संदेश देगा, एक सकारात्मक संदेश देगा, और आने वाली उन कन्याओं के जीवन की रक्षा करने में एक कदम आगे आगे बढ़ते हुए उस लक्ष्य को, जो सकारात्मक लक्ष्य है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, को अवश्य ही छू पाएगा। जिस दौरान मेरे हैबिटेशन में था, वर्ष 2003, 4, 5 में बाहर आया था, उससे पहले हॉस्पिटल्स के द्वारा इलाज चल रहा था, तांत्रिक हकीम्स। और वर्ष 2000 में मैंने निर्णय किया था स्वयं ही, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत ही जर्जर होता जा रहा हूँ, और कहीं मेरे कारण इस समाज में नकारात्मकता का संचार ना हो जाए। और उस नकारात्मकता को रोकने के लिए उस समय मेरे सम्मुख मेरे परम पूज्य पिताजी, जो अभी हाल ही में सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल जी सम्मुख थे। और उनको मैंने अपने विचारों को साझा किया। तो शुरू में तो वह क्रोधित हुए कि ये क्या कह रहा है, परंतु तुरंत ही समझ गए। और डॉक्टर, फिर हकीम, हॉस्पिटल्स और फिर रिहैबिलिटेशंस में मुझे भर्ती कराया गया। तो जिस दौरान मैं रिहैबिलिटेशंस के दर्दों को झेल रहा था और अपने जीवन के लक्ष्यों को साध रहा था, साथ ही साथ कि मुझे IAS का एग्ज़ाम देना है, अभी अनपढ़ हूँ,
मुझे स्नातक होना है, तदुपरांत मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे पाऊँगा। और उसके साथ ही हैबिटेशंस में जो एक प्रक्रिया होती है उससे गुजर रहा था, इसे टीसी प्रोग्राम बोलते हैं। अत्यंत ही कठिन होता है, आप एक सेकंड भी सुकून से नहीं बैठ सकते। टाइम टेबल निर्धारित होता है, सोने से लेके उठने का और उठने के बाद की तमाम प्रक्रियाएं, दंड प्रक्रिया जैसे गुरुकुल होता है और अत्यंत ही कठोर दंड होते हैं, जिसमें आपको गटर के अंदर तक उतार दिया जाता है और बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। उन सब दर्दों को जब मैं झेल रहा था और 6 महीने का इलाज होता है, मुझे 8.5 महीने हो गए थे परंतु डिस्चार्ज नहीं हो पाया था और दर्द एक नया दर्द प्रारंभ हो गया था। फिर डिस्चार्ज हुआ तो सोचा कि अब पढ़ने का मौका मिलेगा, परंतु तब भी मेरी रिहाई नहीं हो पाई थी, तब भी मुझे वहाँ रोका गया और लगभग 1 वर्ष मुझे होने वाला था। तो मेरे अंदर एक दर्द की लहर जागृत हो गई थी। तो उन्हीं दर्दों को मैंने उड़ान के नाम से यहाँ प्रदर्शित किया है, प्रकाशित किया है, रचा है, लिखा है। एक पंछी के रूप में स्वयं को दिखाते हुए कि जीवन में जो दर्द है आपका जीवन है, इसकी महिमा आप जान सकते हैं। इसीलिए जो भी आज संभल नहीं पाए हैं तो संभल जाए, कि ये ना हो कि पंछी उड़ जाए और आप छटपटाते हुए ही रह जाओ। श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में मर्यादा निर्धारित करी, हर फैसले का सम्मान किया और जीवन संघर्ष पे चलते हुए विजय पताका को लहराया। हम मनुष्य में शायद इतना सामर्थ्य हो, शायद ना हो, परंतु श्री रामचंद्र जी के भांति हम मर्यादा का एक निर्माण करते हुए अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन कर सकते हैं। तो रचना उड़ान में मेरे जीवन के दर्द हैं, क्योंकि बचपन से ही मैं एक पंछी की तरह छटपटाता रहा एक सकारात्मक उड़ान के लिए। और 16 वर्ष की आयु में मैंने अपने पिताजी श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल से अपने एहसासों को साझा किया। तदुपरांत संघर्ष और कठिन हो गया। तांत्रिक, हॉस्पिटल, वैद्य, हकीम और रिहैबिलिटेशन का कठोर दर्द, बहुत से बालक मृत्यु के घाट उतरते हुए हमने देखा है। आज तक चैनल में भी आई थी खबर। उस दौरान में वहाँ से डिस्चार्ज हो गया था। तो जीवन है, बच्चे हैं, बच्चों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्या पता आपका बच्चा में वह भी क्षमता उतनी आ पाई है कि नहीं आ पाई है कि वह उन दर्दों का सामना कर पाए। इसीलिए सर्वप्रथम आपको अपने बालक के अंदर वह हिम्मत का संचार करना चाहिए कि वह उन दर्दों को झेल पाए। अन्यथा मृत्यु तो एक सत्य है ही, जो एक कटु सत्य है जिससे सबको गुजरना है, इससे बचना नामुमकिन है। इसीलिए बाप ने बालकों में वह क्षमता पैदा कीजिए कि वह मृत्यु पर जो एक नशा या असंगत जो उन्हें मृत्यु के द्वार दिखलाती है, उस पर विजय प्राप्त करते हुए समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो पाए। तो रचना उड़ान में मैंने वही दर्दों को दिखलाया है एक पंछी के माध्यम द्वारा, कि एक मनुष्य पंछी ही है और किस प्रकार से वह सकारात्मक उड़ान के द्वारा उड़ना चाहता है और उसे वह सकारात्मक उड़ान नहीं मिल पाती। जब होती है उड़ान तो सामाजिक में जो व्याप्त है बुराइयां, असंगत है, एक जाल बिछ जाता है और किस प्रकार उसमें फंस जाता है और निकलना कितना कठिन हो जाता है। तो सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा रचना उड़ान। मैं एक मजबूर बेजुबा की हसरतों का छूटा हुआ पैमाना हूँ। मेरी धड़कनों को कोई समझ न सका, मैं वो अफसाना हूँ। होकर के मजबूर जिंदगी से
मौत को तलाशने का मैं वही नजारा हूँ। किया रहम किसी मासूम ने तो चल पड़ी सांस, मैं उसी मासूम का दीवाना हूँ, मैं उसी मासूम का दीवाना हूँ, एक दीवाना हूँ। मासूम परिंदे के जज्बात खोलते हैं, वह वर्षों पिंजरे में बंद रहा है, अब उसके एहसास भी बोलते हैं। मासूम परिंदे के जज्बात खोलते हैं, वह वर्षों पिंजरे में बंद रहा है, अब उसके एहसास भी बोलते हैं। जब देखता है वे मजबूत सलाखों को अपने इर्द गिर्द, तो सोचता है वह मजबूत सलाखें, सामाजिक बुराइयां, कुप्रथाएं, जाल एक घिनौना, उनमें फंस जाता है एक मासूम बच्चा, निकलना चाहता है, परंतु विश्वास कौन करे, समय किसके पास है इतना। आधुनिकता की दौड़ में हम हीरे मोती जवाहरात इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, पर बालक की तरफ ध्यान देने का समय किसके पास है। मासूम परिंदे के जज्बात खोलते हैं, वह वर्षों पिंजरे में बंद रहा है, अब उसके एहसास भी बोलते हैं। जब देखता है वह मजबूत सलाखों को अपने इर्द गिर्द, तो सोचता है वह, याद है उसे आज भी वो आजादी के दिन, वो खुली वादियां और बहार के दिन, जब उसकी भी अपनी एक उड़ान थी, आजादी और बेफिक्री से उड़ना एक पहचान थी। एक पंछी जो कैद में आ गया है, कैद में आ गया है सामाजिक कुप्रथाओं की, जो उसकी मनोभावना एहसासों से अभिन्न है, जो उड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहता है, स्पोर्ट्स करना चाहता है। याद है उसे आज भी वो आजादी के दिन, वो खुली वादियां और बहार के दिन, जब उसकी भी अपनी एक उड़ान थी, आजादी और बेफिक्री से उड़ना एक पहचान थी। अक्सर बंद पिंजरे में वह यही सोचता है, कहाँ खो गए वो दिन, क्या कभी लौट पाएंगे वो दिन। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खौलता है। एक पंछी जब बेबस हो जाता है और अपनों के हाथों ही जिल्लत का शिकार होता है, काबिलियत होती है अनंत उड़ान की, परंतु फिर भी उसे पिंजरे में बंद रखा जाता है, तो उसका खून खोलता है, तो उसका खून खोलता है। पहले कई बार भूखे पेट वह लौटता था घर, अब पिंजरा ही बन गया है उसका घर। अक्सर बंद पिंजरे में वह यही सोचता है, कहाँ खो गए वो दिन, क्या कभी लौट पाएंगे वो दिन। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। पहले कई बार भूखे पेट भी वह लौटता था घर, अब पिंजरा ही बन गया है उसका घर। पहले की भूख में भी एक सुकून था, आजादी के दिनों में एक जुनून था। अब भरा हुआ है कटोरा दानों से उसके पास, पर अब भूख क्यों न रही उसके आसपास। यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। अक्सर रातों को वह क्यों डर जाता है, एक अजीब सा सपना क्यों उसको आता है। ऐसा लगता है उसे कि टूट गई सब मजबूत सलाखें, खुल गया है पिंजरे का द्वार, और उड़ गया वह अपने पंख पसार, और उड़ गया वह अपने पंख पसार। ऐसा लगता है उसे कि वह उड़ता जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं,
बस उड़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है उसे अगर वह रुक जाएगा तो जल्दी शायद मर जाएगा। वो पिंजरा, वो मजबूत सलाखें अब भी उसके पीछे ही है। अगर वह रुक जाएगा तो उस पिंजरे में कैद होकर के मर जाएगा। ऐसा क्यों लगता है उसे कि वो पिंजरा उसको पकड़ कर के ले जाएगा। वो पिंजरा उसको पकड़ कर के ले जाएगा। वो पंछी जो कैद है, उड़ना चाहता है, स्वप्न में भी इस प्रकार से शोषित हो रहा है, डर रहा है। इस डर और संघर्ष में भी उसे एक सुकून है, मगर जब खुलती है उसकी आंखें तो वह क्यों मजबूर है। यह सब देखकर वह रोता है। किसी अपने से मिलने के लिए वह रोता है। किसी अपने से मिलने के लिए वह रोता है। अपने से यानी अपने जैसे व्यक्तित्व से, जो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित है, उन जैसा बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर इस देश को, इस समाज को एक सही दिशा दिखलाना चाहता है। परंतु समाज है जो उसका दम घोटने पर आतुर है और वह है कि बस एक तड़प के साथ जिए जा रहा है। स्वप्न में भी डरते हुए मरता जा रहा है। पर पता है उसे अब वह कभी उड़ ना पाएगा। इन मजबूत सलाखों को कभी तोड़ ना पाएगा। वह मर तो सकता है पर कभी उड़ ना पाएगा। किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। वह अपना जो उसको मदद का हाथ बढ़ाकर ऊपर खींच सके, सामाजिक असंगत बुराइयों से उसको दूर करते हुए शिक्षित कर सके और समाज के मुख्य धारा में उसको सम्मिलित कर सके, जीवन में एक उमंग उत्पन्न कर सके, जीवन जीने की ख्वाहिश उसमें जगा सके। पर पता है उसे अब वह कभी उड़ ना पाएगा। इन मजबूत सलाखों को कभी भी तोड़ ना पाएगा। वह मर तो सकता है पर कभी भी उड़ ना पाएगा। कभी किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। किसी अपने से मिलने की हसरत को अपने साथ ही ले जाएगा। जब जब होता है उसको इस बात का एहसास, यह हकीकत है, आज मेरे जैसा व्यक्ति जो इन समस्त दुख तकलीफों से गुजरा है और तदुपरांत अनपढ़ से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्नातक हुआ और लाखों बच्चों की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ और आज भी सरकारी कागजातों में गूगल में नाम है कि लाखों बच्चों में फार्म क्लियर किया है विक्रांत राजलीवाल ने, परंतु फिर भी सामाजिक भ्रष्टाचार का शिकार हुआ और पहले जो तकलीफ थी वो और बढ़ गई, संघर्ष और बढ़ गया। आदमी को ऊपर उठाने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु उसी वक्त वो तभी उठाते हैं जब उनका निजी स्वार्थ होता है और कब उसको आसमान से गिराकर नीचे पटक दें या कोई नहीं जानता। जब जब होता है तो उसको इस बात का एहसास, तब तब रोता है वह जाने को किसी अपने के पास। ये संघर्ष है, ये अनंत है। आज मेरे जैसा व्यक्ति भी संघर्ष में है और रोजगार के लिए नित्य नए फार्म भरता है। इंटरनेट पर चैनल्स के माध्यम द्वारा, जो फिटनेस चैनल है या जो भी है, उनके द्वारा संदेश देने का प्रयास करता है, तब भी अपने संघर्षों से समय निकालकर कि समाज में जो एक सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार रुकना नहीं चाहिए। मैंने एक लाइसेंस भी बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया है। सोचा कि चलो ओला उबर कैब चला लिया जाए।
क्योंकि हर कोई आईएएस नहीं बन सकता। हम कोशिश कर सकते हैं। और यह पुस्तक मेरे पिताजी ने प्रकाशित करवाई थी। इसमें भी हमारे 2016 में 25 से 30 हजार रुपये लग गए थे। उतने में आप आज एक ओला उबर कैब ड्राइवर बन जाते हैं। परंतु समाज में जो हमारे अनुभव है, हमने जो सीखा है, जाना है सुधार के मार्ग पर, यह मार्ग नहीं रुकना चाहिए। फिर एक दिन आसमान फट जाता है, उसका खून इस कदर से खोल जाता है, वह अपने नाजुक परों को खुद ही नोच डालता है। उठा करके अपने नाजुक परों को वह मजबूत सलाखों पर दे मारता है। संसार में बड़ी बड़ी बातें बहुत सुनने को मिलेंगी, परंतु अपने संघर्ष, अपनी रोटी, सूखी रोटी से टुकड़ों को निचोड़कर पुस्तक का रूप देना, या समय निकालकर समाज में संदेश देना, जान निकल जाती है। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह गाढ़े खून पसीने की कमाई है मेरे माता पिता की। और जिस दौरान में अपने स्वयं के निजी जो आय होती है उससे कोई पुस्तक छपवा पाया, तब शायद मैं यह बात ना कह पाऊं। तो आज भी मैं यही कहना चाहूंगा, अपने बालकों की कदर कीजिए। बच्चों में वह हिम्मत, ऊर्जा उत्पन्न कीजिए कि वह इन समस्त बुराइयों का सामना कर पाए और अन्य बच्चों और आने वाली पीढ़ियों में एक सकारात्मक ऊर्जा भर पाए। सहज नहीं होता, आसान नहीं होता, इतना तो मुझे ही पता है। नफरत हो जाती है उसे जान से भी प्यारे अपने नाजुक परों से। जो करवाते हैं उसे उससे उसकी मजबूरी का एहसास, जो करवाते हैं उसे उससे दूर आजादी का एहसास। यह सब सोच कर वह रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। अभी मैंने कुछ वीडियो अपलोड करी थी, तो बहुत से मैसेज आए कि आप तो कवि हैं, साहित्यकार हैं, आप इस तरह की वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मैं एक सुधार के मार्ग का यात्री हूं, जो स्वयं से, अपनों से, समाज से जूझते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करने का प्रयास कर रहा है। और कोरोना संक्रमण काल के संदर्भ में स्वास्थ्य की महिमा भी बहुत बढ़ जाती है। केवल आप आधुनिकता की रेस से युद्ध नहीं जीत सकते जब तक आपके शारीरिक और मानसिक रूप में उतनी क्षमता, उतनी शक्ति नहीं होगी कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति के समान आगे बढ़ पाएं। जिस दौरान मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और किसी भी समय डिलीवरी होने वाली थी, उस दौरान मेरे माता पिता गोवा में मेरी सिस्टर का, जो आज मास्टर शेफ है, का एडमिशन करवाने गए हुए थे। उस दौरान मैं इतना भयभीत हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो फ़ोन नंबर कुछ पकड़ा गए थे कि अड़ोस पड़ोस के कोई है, डिलीवरी अगर ऐसा हो सो तो यहाँ में नंबर मिला लेना, वहाँ में नंबर मिला लेना। तो जीवन अनुभव है, तो मैंने इतना ही सीखा है, जाना है कि आपके अंदर वह खुद में वह क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए और हर वक्त एक फौजी के समान, एक सोल्जर के समान शारीरिक, मानसिक हर रूप से तैयार रहना चाहिए। चाहे मौत हो जाए, परंतु आन बान शान, देश की, अपनी समाज की जो एक मर्यादा है उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए, चाहे मृत्यु ही आपके गले तक क्यों ना आ जाए। एक मासूम बच्ची यह सब सोचकर वह क्यों रोता है, न जाने क्यों उसका खून खोलता है। एक मासूम बच्ची
यह सब कुछ देख रही थी है। शायद वह कुछ डरी हुई है और कुछ सोच रही है। अचानक ही उसके मासूम दिल में ममता जाग गई। वह आई पिंजरे के पास में और पिंजरा लेकर भाग गई। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। अब वह मासूम परिंदा उड़ गया अपने पंख पसार। अब नहीं है वह परिंदा बेबस और लाचार। अब नहीं है वह परिंदा बेबस और लाचार। हालांकि आज भी मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, माता पिता पर ही आश्रित हूँ, परंतु जीवन में एक सीख अवश्य मिली है। खासतौर पे उन अरेंज मैरिज बालकों को मैं सीख देना चाहूँगा कि चाहे कितने भी कठिन हालात हो, कितने ही मातृ प्रेमी या पितृ प्रेमी हो, जब तक आप स्वयं के बल पर अपना जीवन अर्जन नहीं कर सकते, तब तक आपको विवाह संबंध में नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे घर बार छोड़ना पड़ जाए छोड़ दो, मजदूरी करनी पड़े कर लो, नहीं तो आप अपना ही नहीं आपके जो अपने हैं जिनकी आप जिम्मेवारी आपके कंधों पे आ जाती है, कहीं ना कहीं उनके प्राणों को भी कहीं संकट में डाल सकते हैं। जीवन के हालात कभी भी बदल जाते हैं। इसीलिए हालांकि जिस कार्यक्रम के तहत मैं जुड़ा हूँ उसमें यही चीज सिखलाई गई है, परंतु पारिवारिक रिश्तों के आगे कहीं ना कहीं हम टूट जाते हैं, झुक जाते हैं। उनकी एक महिमा होती है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि खुद को बुलंद कीजिए। पहले एक मासूम बच्ची यह सब कुछ देख रही है। शायद वह कुछ डरी हुई है और कुछ सोच रही है। अचानक ही उसके मासूम दिल में ममता जाग गई। वह आई पिंजरे के पास में और पिंजरा लेकर भाग गई। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। अब वह मासूम परिंदा उड़ गया अपने पंख पसार। अब नहीं है वह परिंदा बेबस और लाचार। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सुधार के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि कोई भी आपकी मनोस्थिति को नहीं समझ पाएगा। सर्वप्रथम आपका सामना होगा तांत्रिकों से, जो एकदम अल्हड़ कहते हैं, मंदबुद्धि कह सकते हैं उन्हें, असामाजिक भी कह सकते हैं। जितने यौन शोषण ये सब हो रहे हैं, ये तांत्रिक और ये सब वैध हकीमों की देन है। उनसे आपका सामना होगा, और जो सामना कराएंगे वो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग होंगे, पढ़े लिखे, समाज के मुख्य धारा में एक सम्मानित लोग होंगे। तो ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं हैं जिन पर भी वार करना शेष है। फिलहाल आप रचना उड़ान का आनंद लीजिए। एक मासूम बच्ची यह सब कुछ देख रही है। शायद वह कुछ डरी हुई है और कुछ सोच रही है। अचानक ही उसके मासूम दिल में ममता जाग गई। वह आई पिंजरे के पास में और पिंजरा लेकर भाग गई। दूर खुले आसमान में उसने तोड़ दी मजबूत सलाखें और खोल दिए बंद द्वार। अब वह मासूम परिंदा उड़ गया अपने पंख पसार। अब नहीं है वह परिंदा बेबस और लाचार। होकर के आजाद परिंदा रो पड़ा और कुछ देर वहीं उस मासूम बच्ची पर मंडराता रहा। शायद इस तरह से अपना प्यार जताता रहा। शायद इस तरह से अपना प्यार जताता रहा। आज वह मासूम बच्ची भी रो रही है। आज अपने मासूम परिंदे की आजादी की घड़ी है। जिंदगी जीने का नाम है, रुक गए तो सब कुछ जाम है। इस दौरान मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी पहली बार 2008 में, और किसी वक्त भी डिलीवरी हो सकती थी। आसपास मेरे कोई भी घर का बड़ा बूढ़ा या माता पिता कोई नहीं था, और सब गोवा में मेरी सिस्टर का एडमिशन करवाने गए हुए थे। उस दौरान मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा था,
टाइपिंग सीख रहा था, 12th के फार्म भरे हुए थे। तो मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया, क्लासेस जाना बंद कर दिया और अपनी वाइफ के सिरहाने बैठ गया, क्योंकि मैं इतना डर गया था। मैं कहा कहीं तो वहाँ शॉर्ट हैंड सीख रहा हो, अपना भविष्य बना रहा हो और पीछे से प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाए वाइफ की, और जच्चा बच्चा दोनों का जीवन खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए जीवन में समाज की मुख्य धारा यही है, अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त शायद मैं एक शॉर्ट हैंड बन के कहीं जॉब भी कर लेता, परंतु क्या मैं एक मानव कहलाने के लायक होता? कदापि नहीं। अब वह मासूम बच्ची भी रो रही है। आज अपने मासूम परिंदे की आजादी की घड़ी है। जिंदगी जीने का नाम है, रुक गए तो सब कुछ जाम है। लो उड़ान आजादी की, आजादी से ही हम सब की शान है, आजादी से ही हम सब की शान है। मासूम परिंदा जो उड़ गया आसमान में उड़ान के साथ। आगे का क्रम यहीं से जारी करता हूं। आज मेरा एक भयानक सपना सच हो गया। जब मेरा वो मासूम परिंदा फिर से कहीं पर कैद हो गया। आज मेरा एक भयानक सपना सच हो गया, जब मेरा वो मासूम परिंदा फिर से कहीं पर कैद हो गया। आजादी की सांस पर सबका अधिकार होता है, खुले आसमान पर सबका अधिकार होता है। मासूम परिंदों को पिंजरे में रोकना ठीक नहीं, दम भी छूट सकता है किसी मासूम परिंदे का। आज एक बार फिर से किसी जालिम शिकारी